वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर देख रहे हैं और यह इसका 4th नंबर का पार्ट रहेगा। इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं जहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आपका जो नोटिफिकेशन है, बार बार क्वेरीज आ रही है नोटिफिकेशन कब आएगा, तो प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन है यूपीपीएससी का 2-3 दिन में जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम आपका 14 मई को ही होगा, ठीक है। तो मई में एग्जाम है। अब अगर देखा जाए तो लगभग 60 से 70 दिन ही शेष बचे हुए हैं और अब अपनी तैयारी को बिल्कुल बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा 60 से 65 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। स्टडी मटेरियल, पीडीएफ वगैरह जो है सारा कुछ पेड ग्रुप में ही आपको मिलता है। बाकी वीडियोस तो सभी के लिए फ्री रहते हैं, पहले भी फ्री थे और यूट्यूब पर अभी भी आपको फ्री मिलते हैं। चाहे कोई भी पेड पीडीएफ हो, उसका वीडियो आपको हमेशा फ्री मिलता है, ठीक है। तो अगर आप लेकिन जल्दी पढ़ना चाहते हैं और प्रॉपर सारे नोट्स आपको चाहिए है, स्टडी मटेरियल चाहिए है और प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं, इसके अलावा टेस्ट सीरीज अगर लगाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप चालू हो चुका है और ज्वाइन कैसे करना है डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व अधिकार। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बेसिकली व्यक्ति का अधिकार है जो जीवन जीने का अधिकार हमारे संविधान में मिलता है। हमें आर्टिकल 21 के द्वारा अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार बताया गया है संविधान के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत एक निजता का अधिकार की भी बात होती है जिसमें कई सारे, जैसे जीवन जीने का, व्यक्ति के जीवन जीने का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत है और उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट है। जैसे निजता का अधिकार इसी के अंतर्गत है, सपने देखने का अधिकार इसी के अंतर्गत है और सोने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत है। तो ऐसी ही कई सारी चीज़ें। और अभी हाल ही में एक केस हुआ तो उसके कारण ये चर्चा में रहा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ जो है इससे जुड़ी हुई बातें हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार जो है उनके नाम, छवि और आवाज के अवैध उपयोग को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से एक अंतरिम आदेश पारित किया। तो जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं उनके नाम को, छवि को, आवाज को आप अवैध रूप से उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए कभी एक आदेश जारी किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। व्यक्तित्व अधिकार का तात्पर्य किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार से है जो कि अनुच्छेद 21 के निजता के अधिकार के तहत अपने व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से है। तो निजता के अधिकार के तहत ये दिया गया है और उसी के तहत ये आदेश जो है हाईकोर्ट ने जारी किया है। उपरोक्त अधिकारों के अंतर्गत मशहूर हस्तियों के नाम, फोटो, आवाज के दुरुपयोग को प्रतिबंधित किया जा सकता है। व्यक्तित्व अधिकारों में 2 प्रकार के अधिकार शामिल हैं। पहला है प्रचार का अधिकार या अपनी अनुमति के बिना व्यावसायिक रूप से शोषण किए जाने से किसी भी व्यक्ति का स्वयं की छवि को सुरक्षित रखने का अधिकार, और दूसरा है निजता का अधिकार यानी कि बिना उनकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन न करने का अधिकार। तो ये दोनों ही अधिकार जो है इसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तित्व के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। और भी कई सारी चीजें इसमें हैं लेकिन जो इस केस से संबंधित है वो यही है कि निजता का अधिकार इनको मिलना चाहिए और साथ ही साथ इनको प्रचार का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब इनकी बिना अनुमति के कोई भी इनकी फोटो, छवि, आवाज आदि को लेकर प्रचार प्रसार ना कर पाए। तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो ये आदेश अभी पारित किया गया है। प्रचार अधिकार ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसी विधियों के द्वारा शासित होते हैं। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं कि जो ट्रेडमार्क अधिनियम है 1999 में आया, कॉपीराइट अधिनियम है 1957 में आया, 1957 में, ठीक है। इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है क्योंकि ये चर्चा में रहा इसलिए। तो ठीक है, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें देख ली। व्यक्तित्व का अधिकार कहाँ पर आता है? संविधान के आर्टिकल 21 और इसी के तहत निजता का अधिकार भी है। 2 प्रकार से होता है, प्रचार का अधिकार और दूसरा निजता का अधिकार। और इसके अलावा ये 2 अधिनियम हमने देखे। इसके बाद अगला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं निर्धनता। निर्धनता या फिर गरीबी जिसको कहें, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। भारत में 21.9% आबादी जो है ये निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, यानी गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाली आबादी है वो है 21.9%। ये भारत की कुल आबादी का है। इसके अलावा निर्धनता के जो प्रकार हैं वो बताए गए हैं। निर्धनता 2 प्रकार की होती है, एक होती है पूर्ण निर्धनता और दूसरी होती है सापेक्ष निर्धनता। अच्छा, पूर्ण निर्धनता किसको कहते हैं? इसमें आधारभूत जरूरतें जैसे कि भोजन की व्यवस्था भी ना हो पाए, पेयजल सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, आश्रय भी ना हो, घर भी ना हो, शिक्षा और जागरूकता का अभाव तो दूर दूर तक ना हो, ठीक है। तो यह सामान्यतः विकासशील देशों में प्रचलित होती है
पूर्ण निर्धनता, जहाँ पर ना खाने पीने की सुविधा हो, ना घर हो, ना कुछ हो। ठीक है, तो ये हो जाएगी पूर्ण निर्धनता वाली श्रेणी। इसके बाद जो सापेक्ष निर्धनता होती है, इसे औसत आय के निश्चित अनुपात से कम आय वाली जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। इसका उपयोग विकसित देशों में निर्धनता को मापने के लिए किया जाता है, सापेक्ष निर्धनता। क्लियर है। इसके अलावा नीति आयोग की टास्क फोर्स भारत में निर्धनता के आकलन के लिए प्रतिबद्ध है। गरीबी रेखा की गणना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा दर्ज आंकड़ों के आधार पर की जाती है। तो जो गरीबी रेखा की गणना है वो NSSO के आकलन के आधार पर की जाती है। ठीक है, और नीति आयोग की जो टास्क फोर्स है वो निर्धनता के आकलन करती है। क्लियर है। भारत में जो है यह उपभोग व्यय पर आधारित होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में जो निर्धनता है किसके आधार पर होती है, तो यह उपभोग व्यय के आधार पर निर्धारित की जाती है। हेड काउंट रेशियो क्या कहलाता है, HCR, यह गरीबी रेखा से नीचे आने वाली आबादी का प्रतिशत कहलाता है, उसको कहते हैं, एक टर्म है ये बेसिकली HCR, हेड काउंट रेशियो, जिसका फुल फॉर्म होता है। और ये इसका मतलब क्या होता है, जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाली आबादी का प्रतिशत है उसको हेड काउंट रेशियो कहते हैं। क्लियर है। निर्धनता से संबंधित कुछ समितियां आई, इनको देख लेते हैं। जैसे अलग समिति 1979 में आई, लकड़ावाला समिति 1993 में आई, तेंदुलकर समिति जो है 2009 में आई। ये हमने समितियों वाले जो वीडियो है उसमें हमने इसको डिटेल में पढ़ा भी था, सारी समितियां पढ़ी थी। इसके अलावा रंगराजन समिति 2012 में आई, और यहाँ पर भी आपको अच्छे से करके दे दिया है, तो इसको डेट याद रखिए, कौन कौन सी समिति निर्धनता यानी कि गरीबी से संबंधित है, इसको जरूर याद रखें। तेंदुलकर समिति से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, 2009 में आई थी ये। ठीक है, और ये चारों समितियां याद रखती हैं। अब प्रश्न देखते हैं इस टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। गरीबी को एक सामाजिक समस्या माना गया है। लंदन में आयोजित किए गए गरीबी पर सर्वेक्षण शोध का परिणाम था। इस शोध के विद्वान कौन थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हेनरी जॉर्ज, चार्ल्स बूथ, सर हेनरी मीन या फिर किंग्सली डेविड। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बूथ इसके इस शोध के विद्वान माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक गरीबी की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, ऑस्कर लुईस, गुनार मिल्डल, आशीष बंसल या फिर अमर्त्य सेन। तो जो सांस्कृतिक गरीबी है इसको इंट्रोड्यूस किया था ऑस्कर लुईस ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सारे रहेंगे, इनको जरूर आप अच्छे से एक बार नोट कर लें। इसके बाद अगला टॉपिक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनरेगा के बारे में हम जानेंगे। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था। नरेगा जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता था, रोजगार गारंटी अधिनियम, और इसके आगे जोड़ दिया महात्मा गांधी, तो ये फिर कहलाने लगा मनरेगा। इसका उद्देश्य क्या है, ये अधिनियम आया 2005 में, इसका एक्ट जो है 2005 में आया, इसको जरूर याद रखें। और इसका उद्देश्य है रोजगार के अधिकार की गारंटी प्रदान करना, यानी कि रोजगार देना कुल मिला के। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया था। 2006 में से 200 जिलों के लिए लॉन्च किया गया। इसके बाद 2008 में 2 साल बाद इसको बढ़ाकर देश भर के लिए लॉन्च कर दिया। पहले सिर्फ 200 जिलों में लॉन्च किया गया कि 200 जिले हमने टारगेट कर लिए, इसमें हमें रोजगार देना है। फिर जब ये सक्सेसफुल होता हुआ दिखा तो 2008 में इसको देश भर के लिए लॉन्च कर दिया कि देश भर में अब ये योजना या फिर यह एक्ट लागू हो जाएगा। 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में संशोधन हुआ तथा इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इसके तहत कम से कम 1/3 लाभार्थी अनिवार्य रूप से महिलाएं होनी चाहिए, तो ये इसकी कंडीशन है। इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए न्यूनतम 100 दिन का अकुशल शारीरिक श्रम सुनिश्चित किया जाता है और ऐसे परिवारों के वयस्क सदस्य इसके लिए स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। तो 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है। यदि रोजगार अवसर की मांग किए जाने के 15 दिन के भीतर प्रदान न किया जाए तो संबंधित ग्रामीण परिवार भत्ते के पात्र होते हैं। तो रोजगार की गारंटी कितने दिन की, 15 दिन के अंदर रोजगार देने की गारंटी सरकार की रहती है। और अगर सरकार 15 दिन के अंदर रोजगार ना दे पाए तो क्या होगा, ग्रामीण परिवार को भत्ता दिया जाएगा, जो निश्चित भत्ता होगा वो प्रदान किया जाएगा सरकार के द्वारा। ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार इस योजना का सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। तो इसको जो है देखते रहते हैं हर 6-6 महीने में। और ये कौन करता है काम, जो है सामाजिक अंकेक्षण का काम कौन करता है, ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। तो इससे संबंधित हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी ग्रामीण जो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम है के लाभ पाने के पात्र हैं, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार के वयस्क सदस्य, गरीबी रेखा से नीचे जो BPL कार्डधारी होते हैं वो, उनके जीवन यापन करने वाले परिवार का वयस्क सदस्य, सभी पिछड़े समुदाय के परिवारों के वयस्क सदस्य या देश भर में किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य। तो इसका जो लाभार्थी है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देश भर में किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य होगा इस योजना का लाभ ले सकता है, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे वाला हो, गरीबी रेखा से ऊपर वाला हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो या फिर OBC का हो या फिर EWS का हो, तो सब इसका लाभ ले सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वित्तीय समावेशन, इसको हम देखेंगे और फिर इसके आगे हम और कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा में रहे उनको देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।